नमस्कार एंड वेलकम टू बोधिसत्व इंस्टीट्यूट। आयनिक इक्विलिब्रियम में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बफर सॉल्यूशन। देखिए, अब तक पीएच का जो केस था उसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, पीएच ऑफ वीक एसिड वीक बेस, पीएच ऑफ वीक एसिड वीक बेस विद कॉमन आयन इफेक्ट, pH of polybasic acid, polyprotic acid, and pH after mixing of strong acid weak base और weak acid strong base। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक खास तरह के सॉल्यूशन की pH को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। तो पहले जरा हमें ये मीनिंग समझना पड़ेगा कि आखिर बफर सॉल्यूशन किस तरह के सॉल्यूशन को हम कह रहे हैं, आखिर क्या प्रॉपर्टी है उस सॉल्यूशन की। तो देखिए, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा विच डू रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू इवन आफ्टर द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इन लिटिल अमाउंट टू देम। देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे ब्लड की एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू है। अब पूरे दिन में हम ऐसी बहुत सारी चीजें खाते हैं जो एसिडिक या बेसिक होती हैं। हम चाय कॉफी पीते हैं, एसिडिक होता है। इसी तरह हम अचार वगैरह यूज़ करते हैं खाने में, काफ़ी ज़्यादा लो पीएच होती है, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक मामला है। सैलेड खा रहे हैं, उसमें सिट्रिक एसिड, प्याज वगैरह लेते हैं विनेगर में डूबी हुई, उनका स्वाद ही अलग होता है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जो एसिडिक होती है, लेकिन फिर भी पूरे दिन में हमारी पीएच वैल्यू ब्लड की वही रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ब्लड एक बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपनी पीएच वैल्यू में चेंज नहीं होने देता, जो अपनी चेंज को मेंटेन करता, अपनी पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। अगर उस सॉल्यूशन में लिटिल अमाउंट में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड भी कर दिया जाए तो चलिए इसके मीनिंग को समझते हैं पहले। तो है क्या आखिर में बफर सॉल्यूशन? तो देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। द solution which do resist a change in their pH value, which do resist a change in their pH value, even after the addition of strong acid, or strong base in little amount to them। कि अगर हम ऐसे सॉल्यूशन की बात करें जिस सॉल्यूशन में अगर हम HCl ऐड कर रहे हैं लिटिल अमाउंट में या NaOH भी ऐड कर रहे हैं लिटिल अमाउंट में, तब भी वो अपनी पीएच वैल्यू के चेंज को रेजिस्ट कर जाते हैं, उन्हें चेंज नहीं होने देते, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द बफर सॉल्यूशन। फिर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हाउ डू बफर सॉल्यूशन डू रेजिस्ट ए चेंज इन देयर पीएच वैल्यू, व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच दे डू रेजिस्ट, दैट इज कॉल्ड द बफर एक्शन। कि क्या मैकेनिज्म, किस तरीके से वो अपनी पीएच वैल्यू को मेंटेन रखते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या होती है और कैसे इनको बनाया जाता है और किस तरह के इस पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को जरा पूरी तफसील से हम समझेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन को अगर हम कैटेगराइज करें, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो कहीं ना कहीं ये दो तरह के बफर बनते हैं। एक होता है एसिडिक बफर और एक आएगा हमारा बेसिक बफर। एसिडिक बफर और बेसिक बफर। देखो, बफर वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? ऐसा कहा जाता है कि हमें या हमारे देश में अनाज का एक बफर स्टॉक है। बफर स्टॉक का मतलब क्या है कि अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, देश पर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो भी अनाज की कमी नहीं होगी, यानी स्थिति अनाज के मामले में पहली जैसी रहेगी, यानी उसने उस चेंज को, उस इमरजेंसी सिचुएशन को रेजिस्ट कर दिया। तो बफर मतलब हमारे पास स्टॉक है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि हमें इमरजेंसी के लिए एक फंड रखना चाहिए अपने घर में कि इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी और एनी टाइप ऑफ अदर इमरजेंसी हम उस फंड को यूज़ कर सकें ताकि सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सके।
तो बफर वर्ड आप समझ सकते हैं, यहां पर भी कोई ना कोई चीज ज्यादा अमाउंट में होगी जो इफेक्ट को नलीफाई करेगी। तो एसिडिक बफर और बेसिक बफर, तो पहले हम जरा समझते हैं कि आखिर इसकी कंपोजिशन क्या है। तो देखिए एसिडिक बफर इट इज ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस salt of strong base having common ion। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें दो चीजें चाहिए। बफर सॉल्यूशन में क्या चाहिए? दो कंपोनेंट चाहिए। मैं जब एसिडिक की बात करूंगा तो कोई वीक एसिड होना चाहिए और साथ में कोई सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस का, और कॉमन आयन दोनों में होना चाहिए, दोनों का वो आयन कॉमन होना चाहिए। जैसे कि भाई ये मैंने ले लिया वीक एसिड है फॉर्मिक एसिड, और साथ में मैंने सॉल्ट ले लिया, और ये जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, और फॉर्मेट आयन कॉमन हो गए, हैविंग कॉमन आयन। सॉल्ट किसका है? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का सॉल्ट है, और फॉर्मेट आयन कॉमन। अच्छा जी, तो जैसे वीक एसिड हमने लिया, साथ में सॉल्ट ऑफ लिया स्ट्रॉन्ग बेस का, और हैविंग एसीटेट आयन कॉमन हो गया, एसीटेट आयन दोनों में कॉमन हो गया, C6H5OH फिनॉल हो गया, और C6H5O चलो जी पोटेशियम फिनॉक्साइड हो गया। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, फिनॉक्साइड आयन कॉमन है, फिनॉक्साइड आयन कॉमन है। अच्छा, इसी तरह से मैं मिथनॉल ले लेता हूं प्लस सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है। HF वीक एसिड है प्लस NaF, फ्लोराइड आयन कॉमन हो जाएंगे, और ये जो सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। जैसे कि कितने हो गए? 5 हो गए। चलिए HCN एक वीक एसिड है, कार्बन के वैसे भी एसिड हम सब जानते हैं वीक होते हैं, ये वीक एसिड है, साथ में सोडियम साइनाइड, सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस और साइनाइड आयन कॉमन हो गया। अच्छा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिल जाएंगे जहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है वीक एसिड और दूसरा कंपोनेंट है सॉल्ट, लेकिन सॉल्ट किसका होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होना चाहिए, और कॉमन आयन फर्निश करना चाहिए। जैसे यहाँ पर कॉमन आयन फॉर्मेट है, एसीटेट है, फिनॉक्साइड है, मिथॉक्साइड है, फ्लोराइड है, साइनाइड है, कार्बोनेट है, देयर शुड बी सम कॉमन आयन, ठीक है। इसी प्रकार से एक बेसिक बफर होगा। बेसिक बफर क्या होगा? ये भी अपने आप में एक मिक्सचर होगा। किसका मिक्सचर होगा? ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हम वीक एसिड ले लेंगे, साथ में सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हैविंग कॉमन आयन। देखिए, तो ए मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हैविंग कॉमन आयन। तो बेसिक बफर क्या है? एक मिक्सचर है। बेसिक बफर क्या है? मिक्सचर है। किसका? वीक बेस प्लस में सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड हैविंग कॉमन आयन। जैसे कि देखिए, ये मैंने ले लिया वीक बेस, साथ में मैंने सॉल्ट लिया, ये जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है HCl, और अमोनियम आयन कॉमन हो गए। तो ये जो मिक्सचर है ना अपने आप में, जिसमें दो कंपोनेंट हैं, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो ये हो गया वीक बेस, ठीक है। और साथ में एक इसमें ये क्योंकि डायरेक्ट OH आयन तो देगा नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा लिखना। तो वीक बेस में जैसे मिथाइल अमीन ले लेता हूँ, साथ में मिथाइलिनियम क्लोराइड ले लेते हैं, तो ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट हो गया। इसी तरह हम ले सकते हैं पाइरीडीन C5H5N, पाइरीडीन एक बेस हो गया, और पाइरीडीनियम
क्लोराइड, ये सॉल्ट हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड का। इसी प्रकार से हम मान लो मैंने ले लिया एनिलीन, वीक बेस है, प्लस एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम क्लोराइड, और भी हो सकता है, जो नॉट हर बार की मैं HCl ही लूँ, कहीं ना कहीं H2SO4 भी हो सकता है। तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि बफर अपने आप में एक सॉल्यूशन है, और ऐसे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं, वीक एसिड साथ में सॉल्ट, लेकिन कौन सा सॉल्ट? स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट हैविंग कॉमन आयन। इसी तरह से जो बेसिक बफर है वो भी अपने आप में एक सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन की पीएच डिपेंड करेगी कि वीक बेस और जो सॉल्ट है उस सॉल्यूशन में उनकी कंसंट्रेशन क्या है, उस सॉल्यूशन में उनकी कंसंट्रेशन क्या है, उनके मोल कितने कितने हैं। तो कंपोजिशन पर कहीं ना कहीं बफर सॉल्यूशन की पीएच डिपेंड करेगी। अब ये जो जैसे बफर सॉल्यूशन को अगर बनाने की बात करूं कि भाई बफर सॉल्यूशन को कैसे बनाया जा सकता है, तो सिंपल है, बफर सॉल्यूशन को कहीं ना कहीं एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनाया जाएगा। देखिए हाउ टू प्रिपेयर बफर सॉल्यूशन। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने कि भाई ये मैंने वीक एसिड लिया, साथ में ये मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये बफर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। अगर NaOH की ज्यादा अमाउंट है तब तो ये बफर नहीं बनेगा, लेकिन जो वीक कंपोनेंट है अगर वो ज्यादा अमाउंट में है तो ये दोनों रिएक्ट करके आपस में एक बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। देखिए कैसे, ये ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, कौन? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज वीक एसिड एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बन रहा है? दिस इज सॉल्ट एंड वाटर। मैंने क्या कहा? ये ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए। अगर मान लो इसके 2 मोल हैं, इसके 4 मोल हैं, ठीक है, या 5 मोल ले लेते हैं, ठीक, तो एक से करेगा, दो से करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये 3 रह जाएगा। अब एक से करता है तो 1 बनता है, दो से रिएक्ट करेगा तो 2 बनेगा ना। तो अब आप देखिए ये सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में कुछ अमाउंट में, इस सॉल्यूशन में कुछ अमाउंट में सॉल्ट है और कुछ अमाउंट में वीक एसिड है। तो नाउ दिस सॉल्यूशन विल बिहेव्स लाइक ए बफर। ये एक बफर सॉल्यूशन की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, वीक एसिड और उसका एक सॉल्ट। किसका सॉल्ट? स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो ये एक तरीका हो सकता था। हाँ, अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा अमाउंट में होता फिर ये बफर की तरह बिल्कुल भी काम नहीं करता। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है जैसे मैं कोई सॉल्ट प्लस एसिड ही ले लूं। जैसे मान लो मैंने एक सॉल्ट ले लिया ये, और एसिड ले लिया मान लो मैंने ये, ठीक है, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। मैं सॉल्ट प्लस एसिड ले रहा हूं, तो दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या कंपाउंड बना सकते हैं? देखो, दोनों आपस में रिएक्ट करके HCN बना सकते हैं प्लस NaCl। अगर यहां पर जो सॉल्ट है वो ज्यादा अमाउंट में लूं, देखो इसका 1 मोल से करेगा, 2 से करेगा। मान लो मैंने इसके 0.1 लिया, ये 0.3 लिया, तो 1 से रिएक्ट करेगा, 1 बनेगा। 0.1 से रिएक्ट करेगा तो ये 0.2 बच जाएगा, ये 0.1 बन जाएगा। आप खुद ही देखिए, एसिड खत्म हो गया, एसिड खत्म हो गया, वीक एसिड है और सॉल्ट है, तो भी ये बफर है, तो भी ये बफर है। यानी कि हम बफर को डायरेक्ट बनाए या इनडायरेक्ट बनाए, बन सकता है। कंडीशन ये है कि उसमें आखिर में 2 कंपोनेंट बचने चाहिए, वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ये मैं एसिडिक बफर का एग्जांपल लिया है मैंने। जैसे मैंने सॉल्ट प्लस एसिड को लिया और एक एसिडिक बफर बनाया तो बन गया, लेकिन जो सॉल्ट था वो ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो खत्म हो जाना चाहिए, तो बन गया फिर से बफर। इसी तरह से अगर मैं एक बेसिक बफर की बात करूं, देखो अगर मैं एक बेसिक बफर की बात करता हूं, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, हाँ बस। अब अगर मैं जैसे एक बेसिक बफर की बात करता हूं, देखिए ये मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये तो मैंने वीक बेस ले लिया। अब मैं एक एसिड भी ले लेता हूं, ठीक है, तो ये मैंने एसिड ले लिया, वीक एसिड है, सॉरी वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे।
दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे। लेकिन वीक वाला कंपोनेंट अगर ज्यादा अमाउंट में है तो बफर बन सकता है। देखो ना, 1 मोल से करेगा, 2 से करेगा। मान लो ये मेरे पास 0.3 था, ये मेरे पास 0.6 है, तो 1 से करेगा 0.3 से करेगा तो 0.3 बचेगा और 0.3 बन जाएगा। तो देखो ये अब वीक बेस है और सॉल्ट है और कॉमन आयन भी है अमोनियम। तो ये अब इन दोनों का मिक्सचर एक बफर की तरह काम करने लगेगा। इन दोनों का मिक्सचर अब एक बफर की तरह काम करने लगेगा। तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से बना सकते हैं, चाहे हम एसिड और बेस को डायरेक्ट मिक्स कर दें या सॉल्ट एसिड को या सॉल्ट बेस को मिक्स करें तो भी बफर बन सकता है। क्लियर हुई बात? बफर बन सकता है। बस कंडीशन आपको समझनी होगी कि जो भी कंपोनेंट बफर का होता है वो ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए। तो अब हम इस पे जरा कुछ 1-2 क्वेश्चन जरा चमकाते हैं। चलिए, जैसे कि चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पर एक वीक एसिड लिया गया है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया है। वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो आप देखिए क्या बनेगा। दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे ना तो दोनों के आपस में रिएक्ट, अच्छा एक मिनट, ये थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगा। गाड़ी में भी मैं बैक गियर ही लगा लूँ, थोड़ा और बैक गियर लगा लेता हूँ। हाँ देखो, जो बफर सॉल्यूशन है हमारे, तो बफर सॉल्यूशन की पीएच दैट विल डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, कि उसमें वीक एसिड के कितने मोल हैं और सॉल्ट के कितने मोल हैं। तो अल्टीमेटली जो पीएच होगी इस तरह के सॉल्यूशन की, एसिडिक बफर की, दैट इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड। दिस इज कॉल्ड सेंटेंसेस इक्वेशन, कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन की जो पीएच होगी दैट इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग बेस 10 सॉल्ट ऑफ अपॉन में एसिड। इसी तरह जो बेसिक बफर होगा दैट इज POH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग बेस 10 ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट अपॉन बेस। झकास। तो हमारे पास सेंटेंसेस एंड हेबल-बॉल्च इक्वेशन जिसे कहा जाता है कि एसिडिक बफर के लिए जो पीएच है दैट इज pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, और यहां पर POH जो होगी बफर सॉल्यूशन के लिए दैट इज pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल को चमकाते हैं तीव्रता के साथ। देखिए अब जैसे यहां पर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, नो प्रॉब्लम। ये लीजिए, पहले हम एक इक्वेशन को देखेंगे कि आखिर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। एसिडिक एसिड के कितने मोल हैं? मैं यहां से अगर मिली मोल निकालूं तो इसके 80 मिली मोल निकल जाएंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दो, या फिर अगर कंफ्यूजन है तो मोलारिटी होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे अगर इसके मोल निकालने हैं तो ये क्या हो जाएगा, मोलारिटी और वॉल्यूम को इंटू करके 1000 से डिवाइड कर दो, मोलारिटी और वॉल्यूम को इंटू करके 1000 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट कितने आ जाएंगे, 0.08 मोल आ गए एसिटिक एसिड के। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 80 आएगा, 80 को 1000 से डिवाइड करूंगा तो 8/100 बचेगा, तो 0.08। इसी प्रकार से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 60, फिर 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.06। अब देखिए रिएक्शन, 1 मोल से करेगा तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, खत्म, स्ट्रॉन्ग वाला खत्म। ये बच गया 0.02, एक से रेड करेगा 1 बनेगा, 0.06 से रेड करेगा 0.06 बनेगा। तो आप देखिए अब ये जो बफर सॉल्यूशन है इसमें 2 कंपोनेंट आ गए हैं, वीक एसिड है साथ में सॉल्ट है, वीक एसिड प्लस सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस हैविंग कॉमन आयन। तो ये बफर की तरह काम करता है। लेकिन बफर की तरह काम करता तो है, लेकिन कैसे करता है उसको जरा समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। अभी मैं पहले जरा मैं इसको एक न्यूमेरिकल जरा करा दूं। तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ये मैं सीधा फॉर्मूले से करा रहा हूं आपको। तो pKa दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो 5 माइनस लॉग 2, pKa दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, तो 5 माइनस लॉग 2,
5 माइनस log 2, log 2 होता है 0.3, तो 4.7 आएगा ये, 4.7 प्लस log ऑफ सॉल्ट 0.06, एसिड 0.02, दैट इज log 3 होता है 0.477, तो 4.7 प्लस 0.477, तो ये आ गया 7 और 7 14, हाँ 7, इसको मैं 0, अरे यार गलत हो गया, देखिए 4.700 0.477, तो 771, तो 5.177 ये pH आ गई। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि बफर सॉल्यूशन में चाहे एसिड ऐड करें या बेस ऐड करें, वो अपनी pH को मेंटेन रखता है, वो अपनी pH को मेंटेन रखता है। ऐसे कैसे मेंटेन रखता है? देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये चीज़ अभी क्लियर कर देता हूँ कि कैसे वो अपनी pH को मेंटेन करता है। देखो जैसे ये तो वीक एसिड है, ये बेचारा पानी में जब टूटेगा तो थोड़े से एसीटेट आयन देगा और थोड़ा सा हाइड्रोनियम देगा, थोड़ा सा हाइड्रोनियम देगा ना, क्योंकि वीक है तो बहुत कम देगा, बहुत कम। लेकिन अगर इसमें कॉमन आयन इफेक्ट का छोंका लगा दिया जाए तो क्या होगा? अब देखिए एसीटेट की कंसंट्रेशन तो सॉल्यूशन में एकदम से बढ़ गई, क्योंकि सॉल्ट जो है वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, 100% डिसोशिएटेड हो जाता है। तो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने से ऊपर वाली इक्वेशन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, बैक में जाएगा, इसकी फॉर्मेशन होने लगेगी। यानी जितने भी हाइड्रोनियम आयन जो भी सॉल्यूशन में पहले थोड़े बहुत हाइड्रोनियम आयन थे वो थोड़े बहुत कम होने लगेंगे, क्योंकि एसीटेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। एसीटेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो हाइड्रोनियम से रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम को बैक में लेके जाएगा और थोड़ी देर में एक नया इक्विलिब्रियम आएगा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, कि अब हमारे पास ये मिक्सचर है जिसमें वीक एसिड है और एक सॉल्ट है। ये जो मिक्सचर है ये बफर की तरह काम करता है, यानी इसमें अगर लिटिल अमाउंट में कोई एसिड या बेस ऐड भी कर दोगे तो भी ये पीएच वैल्यू को मेंटेन कर जाएगा। कैसे मेंटेन कर जाएगा देखिए जरा। सपोज कीजिए मैंने इसमें HCl जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड लिटिल अमाउंट में ऐड कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसमें HCl ऐड करेंगे वो एकदम से हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन को, सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एकदम से इंक्रीज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी, पीएच एकदम से डाउन जाएगी। लेकिन बफर तो पीएच को डाउन जाने नहीं देगा ना, बफर तो पीएच को मेंटेन रखता है। तो जो चीज आपने बढ़ाई है उसे खत्म करो। पॉजिटिव जो आपने बढ़ा दिया ना, ये जो हाइड्रोनियम आयन बढ़ गए, इनको खत्म करने का काम करेगा एसीटेट, और एसीटेट हमारे पास पहले से ही एक्सेस में है, ज्यादा अमाउंट में है। आप जो भी हाइड्रोनियम ऐड करोगे ना, जो भी आप हाइड्रोनियम आयन ऐड करोगे, आप हाइड्रोनियम कैसे ऐड कर रहे हो? आप तो HCl ऐड कर रहे हो, HCl हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। हाइड्रोनियम आयन के बढ़ने से एकदम से सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक हो जाता है, पीएच डाउन होने लगती है। लेकिन बफर तो अपनी पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। वो कैसे मेंटेन करेगा कि जितने भी हाइड्रोनियम आयन बढ़े होंगे उनको जो एसीटेट आयन पहले से ही एक्सेस में है उन्हें न्यूट्रलाइज करके वीक एसिड एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा और पीएच को लगभग मेंटेन कर देगा। तो ये लो जी, आपने HCl डाला था, लेकिन HCl के ऐड होने से जितने भी हाइड्रोनियम आयन एक्सेस में आए उनको ठिकाने लगा दिया एक्सेस ऑफ एसीटेट आयन ने, और एसीटेट आयन पहले ही यहां पर एक्सेस में है। अच्छा, अगर मैं NaOH ऐड करता हूं तो NaOH क्या होगा? भाई ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है। आप जैसे ही NaOH ऐड करोगे एकदम से सॉल्यूशन में OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मीडियम अल्कलाइन होने लगेगा, पीएच बढ़ने लगेगी। लेकिन बफर इज नॉट डफर, बफर तो पीएच को मेंटेन रखता है। वो कैसे मेंटेन रखेगा? जो चीज आपने बढ़ाई है ना उसे खत्म करना पड़ेगा, और नेगेटिव को खत्म करेगा पॉजिटिव। देखिए आप जो भी, लेकिन लिटिल अमाउंट में भाई, ऐसा नहीं कि आप जितना मर्जी डाल दो, लिटिल अमाउंट में एक कैपेसिटी होगी उसकी भी। देखिए यहां पर क्या सीन बन रहा है, सपोज कीजिए कि हमने NaOH ऐड किया जिससे OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। मान लो मैंने 20 आयंस इसके ऐड कर दिए, 20 आयंस या 20 मोल मैंने ऐड कर दिए, और मेरे पास कितने हाइड्रोनियम थे? पहले बहुत कम थे, सपोज करो 5 थे, तो एक से रिएक्ट करेगा, 5 से रिएक्ट करेगा, ये 15 रह जाएगा, ये खत्म। जैसे ही ये खत्म होगा इक्विलिब्रियम फिर से फॉरवर्ड में शिफ्ट होकर हाइड्रोनियम बना देगा। मान लो फिर से 5 बन गए, वो 5 फिर से इसको खत्म करेगा, ये 10 रह जाएगा। फिर जैसे ये खत्म होगा फिर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, मान लो ये फिर 5 बन गया, वो फिर इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो क्या होगा
कि जितना आप NaOH ऐड कर रहे हैं उसके ऐड होने से जितना भी OH आयन आएगा वो OH आयन हाइड्रोनियम से न्यूट्रलाइज होता जाएगा। जैसे ही हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन कम होगी, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट करके फिर से उतने हाइड्रोनियम बना के इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर देगा। आप फिर मतलब NaOH ऐड हुआ, OH आयन बढ़ गए, OH को न्यूट्रलाइज करेगा हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम उस चक्कर में शहीद हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होकर फिर से हाइड्रोनियम को बना देगा। इस तरीके से बफर सॉल्यूशन अपनी pH वैल्यू को मेंटेन करता है। लेकिन मैं बात आपको बार बार बोल रहा हूं, लिटिल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि बफर की भी अपनी कैपेसिटी होती है कि 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के कितने मोल, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के कितने मोल आप ऐड कर रहे हो जिससे कि pH वैल्यू 1 यूनिट चेंज आ जाए, वो उसकी बफर कैपेसिटी होती है। अब ऐसा नहीं है कि हमारा ब्लड, आपने सोचा कि यार हमारा ब्लड तो बफर है, हम जो मर्जी खाएं pH तो वही रहेगी, आपने उठाया और HCl की बोतल डकार गए, अरे मारे जाओगे यार। लिमिट लिमिट लिमिट, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो बफर होता है वो अपने pH वैल्यू को मेंटेन करता है। दिस इज कॉल्ड बफर एक्शन। एक बार दोबारा रिकैप करता हूं, देखिए वीक एसिड और सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस, इनका जो मिक्सचर है वो बफर है। तो बफर सॉल्यूशन अपनी pH वैल्यू को मेंटेन रखते हैं इवन आफ्टर द एडिशन ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस टू देम। अब यहां पर अगर मैंने एसिड ऐड किया तो एसिड के ऐड होते ही हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में एकदम से शूट आउट हो जाती है, pH डाउन होने लग जाती है, मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। लेकिन इस हाइड्रोनियम आयन को न्यूट्रलाइज करने का काम एसीटेट करेगा, क्योंकि एसीटेट पहले से ही एक्सेस में है। तो जो भी आपने हाइड्रोनियम आयन ऐड किए होंगे दैट इज न्यूट्रलाइज बाय एसीटेट आयन, तो pH मेंटेन हो गई। अगर हम बेस ऐड करते हैं तो OH आयन बढ़ जाते हैं, OH आयन जो बढ़ेंगे हाइड्रोनियम उनको खत्म करके पानी बनाएगा। हाइड्रोनियम जैसे जैसे, क्योंकि ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है, वीक एसिड से हाइड्रोनियम आ रहा है, ये बहुत कम होंगे, लेकिन जैसे ये खत्म होंगे फिर बन जाएंगे, वो फिर OH को न्यूट्रलाइज करेगा, फिर खत्म होगा ये, फिर ये टूटेगा, फिर हाइड्रोनियम बनेगा। तो इस तरीके से pH वैल्यू को मेंटेन किया जाता है। दिस इज कॉल्ड बफर मैकेनिज्म, बफर एक्शन इसे कहा जाता है। गुड, चलिए, तो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये मिलके बफर तो बनाएंगे, लेकिन बफर तभी बनता है जब वीक एसिड ज्यादा अमाउंट में हो और स्ट्रॉन्ग बेस माइनर अमाउंट में हो। यहां पर आप देख सकते हो इसके मोल कम है, इसके मोल ज्यादा है, एक एक से रिएक्ट करेगा, 0.06 से रिएक्ट करके 0.06 बनाएगा। तो अब सॉल्यूशन में सॉल्ट भी है और एसिड भी है, तो हमने सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, बस हो गया काम। अच्छा, ओके, चलिए इसको देखते हैं। आइए, कहता है एक मिक्सचर है हमारे पास, ठीक है, कैलकुलेट द pH ऑफ द गिवन मिक्सचर। इस मिक्सचर की हमें pH वैल्यू बतानी है। और ये मिक्सचर हम कैसे बना रहे हैं, इसमें 2 ग्राम तो हमने लिया है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हमने लिया 2 ग्राम, और सोडियम एसीटेट हमने लिया 3 ग्राम, 3 ग्राम सोडियम एसीटेट लिया, और ये सारा का सारा 100 ml मिक्सचर के अंदर है। देखो, अब आपके पास 2 तरीके हैं, आप इसमें 100 ml में आप देख सकते हैं इसके कितने मोल हैं, इसके कितने मोल हैं, और फॉर्मूले में लगा दीजिए, मोल से भी आंसर आ जाएगा। या फिर अब आप 100 ml में इसकी कंसंट्रेशन निकाल लो, इसकी कंसंट्रेशन निकाल लो, फॉर्मूले में पुट कर दो, तब भी आंसर सेम आएगा। देखिए ये एक बफर सॉल्यूशन है क्योंकि वीक एसिड है और साथ में सॉल्ट है। मैं जरा यहां से एसिटिक एसिड के अगर मोल निकालूं तो वो आएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये मोल आएगा, क्लियर है। अच्छा, अगर मुझे इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है तो ये जो भी मोल हैं ये 100 ml में है, ये जो भी मोल हैं वो 100 ml में है, तो 1000 ml में कितने होंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को मोल से भी कर सकता हूं और कंसंट्रेशन से भी कर सकता हूं। यहां पर इसके मोल निकालो, सोडियम एसीटेट के मोल निकालो, कितने मोल आएंगे, गिवन मास और इसका मोलर मास होता है 82। या तो ऐसे कर लो या इसकी भी कंसंट्रेशन निकाल लो। अब ये जो मोल है वो 100 ml में है, तो 1 ml में इतने, 1000 ml में कितने। अब क्योंकि ये जो मिक्सचर है इट विल बिहेव्स लाइक एन एसिडिक बफर, तो एसिडिक बफर का फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, लॉग ऑफ
सॉल्ट अपॉन एसिड, pKa नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, देखो pKa दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10 रेज टू पावर -5, तो इट इज 5 माइनस log 2, log 2 होता है 0.3, तो इट इज 4.7। तो चलिए ये तो आ गया 4.7 प्लस log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। अगर मैं सॉल्ट अपॉन एसिड चाहे मैं मोल ले लूं या मैं कंसंट्रेशन ले लूं, ये 1000/100 दोनों में आ रहा है, कट जाएगा, तो सीधा मोल ही ले लो ना। तो सॉल्ट है 3/82 और एसिड है 2/60। अब इसको ज़रा सॉल्व करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, हमारे पास हमारा ब्रह्मास्त्र है कैलकुलेटर। तो 3 डिवाइडेड बाई 82.036, 3/82.036 और इसी प्रकार से 2/60.030.033 है, 0.033 लगभग सेम सा ही लग रहा है। तो 0.036 डिवाइडेड बाई 0.033 लगभग 1 आ गया, लगभग 1 और log 1 होता है 0, ये लगभग 1 आ रहा है और log 1 हो गया 0, तो इट इज 4.7 आ रहा है। देखिए बफर बन रहा है डायरेक्ट। 100 ml सॉल्यूशन में इसके कितने मोल हैं और 100 ml में इसके कितने मोल हैं, या तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में मोल यूज कर लो या कंसंट्रेशन यूज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंसंट्रेशन भी एक्चुअली में मोल ही तो होती है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है कि हमने 5 ml का इतने मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया, ये वीक बेस है और साथ में सॉल्ट है, तो बफर ही तो हुआ ये भाई, वीक बेस और सॉल्ट ये दोनों मिलके बफर ही तो बनाएंगे, तो ये ऑलरेडी दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बना दिया, ये तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन ये तो देखो कि दोनों के कितने कितने मोल हम ले रहे हैं। देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो ये दोनों कंपोजिशन को मिलाकर बफर तो बनाएंगे, ठीक है जी बफर है। लेकिन इसके कितने मोल हैं, इसके मिली मोल निकालूं अगर मैं, तो 0.5 मिली मोल है, 0.5 मिली मोल्स हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के, बहुत बढ़िया, अति शानदार। यहां पर इसके कितने मिली मोल होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यह आएगा 25 मिली मोल्स किसके, अमोनियम क्लोराइड के। देखो आप चाहो तो मोल निकालो या मिली मोल निकालो, मोलारिटी और वॉल्यूम को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो मिली मोल्स आ जाते हैं, 1000 से डिवाइड करोगे तो मोल भी आ जाएंगे, तो दोनों को ही 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा यहां से इसका pKb निकाल लो, pKb हमें पता ही है नेगेटिव लॉग ऑफ Kb, नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10 रेज टू पावर -5, तो इट इज 5 माइनस लॉग ऑफ 2, 5 माइनस 0.3, तो इट इज 4.7। ये एक बेसिक बफर है और बेसिक बफर का फॉर्मूला है POH, PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट अपॉन बेस। PKB है हमारा 4.7, PKB इज 4.7 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के कितने मिलीमोल्स हैं, 25 मिलीमोल्स हैं, बेस के कितनी मिलीमोल्स हैं, 0.5 मिलीमोल्स हैं। आप देखो मल्टीप्लाई करोगे 0.5 आएगा, झकास। तो ये कहीं ना कहीं 50 आ रहा है, 4.7 प्लस log ऑफ 50, log 50 को 10 इंटू 5, तो log 10 प्लस log 5, log 10 हो जाएगा, देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, log 50 को 10 इंटू 5, तो log 10 प्लस log 5, log 10 हो गया 1 और log 5 होता है लगभग 0.7, तो 5.7 प्लस 0.7, तो ये आ गया 6.4 के आसपास। ये हमने निकाली POH, 14 से माइनस कर दीजिए, यू विल गेट PH, 14 माइनस में 6.4, तो आप देखिए कितना आ गया 7.6, और बेसिक सॉल्यूशन की पीएच तो 7 से ज़्यादा ही होगी ना, बेसिक सॉल्यूशन की पीएच 7 से ज़्यादा होगी। तो ये क्लियर कट एग्जांपल था जिसमें वीक बेस है और सॉल्ट है, तो दोनों मिक्स होके बफर बना ही रहे हैं।
इसको हम देखो, कभी कभी क्या होता है, बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, वो सोचेगा कि सर मिक्स करने के बाद तो वॉल्यूम 255 हो गई, तो कंसंट्रेशन तो बदल जाएगी। अरे देखो भाई, मोल तो उतने ही रहेंगे ना, मोल नहीं बदलेंगे, वॉल्यूम बदल जाएगी, कंसंट्रेशन वैसे बदल जाए बट मोल नहीं बदलेंगे। देखो इसके कितने मिली मोल है 5 और इसके हैं 25, तो आप यहां देखो 25/0.5 आ रहा है। अगर मान लो मैं कंसंट्रेशन भी निकालता, सपोज करो मुझे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन चाहिए थी, तो कितने इसके कितने 0.5 मिलीमोल्स हैं और टोटल वॉल्यूम हो जाएगी 255, यहां से इसकी कंसंट्रेशन निकल जाएगी। इसी तरह से अगर मुझे अमोनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन निकालनी है तो इसके कितने मिलीमोल्स हैं 25 और वॉल्यूम है 255, मिक्स करने के बाद वॉल्यूम 255। लेकिन जब दोनों को मैं यहां रखूंगा तो इसका 255 और इसका 255 तो कट जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए डायरेक्ट कर सकते हैं, आप सीधा मोल लेके भी कर सकते हैं, वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट सेम वॉल्यूम के अंदर ही तो हैं। अब इसको देखिए जरा, ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट द चेंज इन पीएच ऑफ 1 लीटर बफर सॉल्यूशन। एक 1 लीटर का हमारे पास बफर सॉल्यूशन है कंटेनिंग 0.1 मोल अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड। 0.1 मोल दोनों के हैं, अमोनिया यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, और अमोनियम क्लोराइड। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड ये एक बेसिक बफर है जिसमें दोनों के 0.11 मोल हमारे पास है, ठीक है। लेकिन कहता है जी पीएच बताइए, अगर इसमें हमने HCl ऐड कर दिया, HCl के इतने मोल ऐड कर दिए या बेस के इतने मोल ऐड कर दिए तो क्या होगा? नो प्रॉब्लम। तो यहां से pKb निकाल लो पहले, क्या होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ Kb, तो ये 5 माइनस लॉग 2, 5 माइनस 0.3, तो इट इज 4.7। चलिए तो पहले हम pH निकाल लेते हैं बफर की। pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, यहाँ पे सॉल्ट अपॉन बेस चलेगा क्योंकि बेसिक बफर है ना। ओहो बेसिक बफर है भाई, तो POH pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। अच्छा pKb आ गया 4.7, सॉल्ट है 0.1, ये भी 0.1, log 1 log 1 0, तो pH आ गई 4.7। लेकिन वो बात करता है किसकी? कहता है कि अगर हम इसमें सॉल्ट ऐड कर दें, सॉरी HCl ऐड कर दें। अब देखो ये एक बेसिक बफर है, कॉमन बात सोचिए कि अगर मैं बेस में मैं बेसिक सॉल्यूशन में, क्योंकि ये बेसिक बफर है मेरे पास, उसमें मैं एसिड ऐड करूंगा तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, तो बेस के मोल कम हो जाएंगे और सॉल्ट बढ़ जाएगा, सॉल्ट के मोल ज्यादा हो जाएंगे। अगर मैं HCl ऐड करता हूं तो HCl ऐड करने से क्या होगा? HCl जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके कहीं ना कहीं सॉल्ट की फॉर्मेशन कर सकता है, अमोनियम क्लोराइड बना सकता है, तो सॉल्ट के मोल बढ़ जाएंगे और बेस के मोल कम हो जाएंगे। पहले मेरे पास बेस कितना है 0.1, एसिड मैंने कितना ऐड किया 0.02, अब एक से रिएक्ट करेगा 0.02 से रिएक्ट करेगा तो ये 0.08 बचेगा, ये 0.02 बनेगा, ठीक है ना, 0.02 बनेगा। तो आप खुद ही देखिए अब POH दैट इज pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट अपॉन बेस, तो pKb हमारा 4.7 है, लॉग सॉल्ट हो गया 0.02। अच्छा ना, अच्छा, सॉल्ट पहले कितना था 0.1 था, अब इतना और बढ़ जाएगा, 0.02 और बढ़ गया तो 0.12 होगा, 0.12। देखिए आपके पास पहले से ही मिक्सचर में सॉल्ट है और बेस है, ये तो पहले से ही एक बफर है ना। अगर आपने उसमें 0.02 मोल HCl के ऐड कर दिए, तो HCl तो एसिड है ना, वो तो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, तो सॉल्ट पहले इतना था अब और बढ़ जाएगा, तो सॉल्ट के कितने मोल बढ़ गए 0.02 बढ़ गए, पहले 0.1 थे तो 0.1 प्लस 0.02 तो मिलके 0.12, और बेस पहले कितना था? बेस हमारे पास पहले 0.1 था, अब उसमें से 0.02 कम कर दो तो 0.08 रह गया, ठीक है। तो इसे हम उड़ा देंगे तो 3/2, तो 4.7 प्लस लॉग
3/2, log 3 माइनस log 2, log 3 होता है 0.477, log 2 होता है 3, दोनों को माइनस करके 0.4.7 प्लस में 0.177, तो ये 7 आ गया, ये 7 आ गया, 8 हो गया, तो ये pH आ गई, ये pH आ गई। तो चेंज इन pH कितना होगा? चेंज इन pH माइनस कर दो, दिस माइनस दिस, 0.177 आ जाएगा चेंज इन pH। अच्छा, ये तो मैंने POH निकाला है, हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, चेंज इन POH निकाल लो, चेंज इन POH, तो दैट इज 0.177, दिस माइनस दिस, भाई आ गया ना चेंज इन POH। 14 से माइनस कर देना, यहाँ की pH निकाल लो, यहाँ की pH निकालो, दोनों का डिफरेंस ले लो, तब भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब आगे कहता है कि 0.02 मोल बेस के अगर हम ऐड कर दें। अब देखो बेसिक सॉल्यूशन में अगर आप बेस ऐड करोगे तो बेस और ज्यादा हो जाएगा, बेस और ज्यादा हो जाएगा, सॉल्ट कम करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर जो आप बेस ऐड करोगे वो सॉल्ट से इस बार रिएक्ट करने लगेगा। तो इसको मैं किधर करूं, मैं इसको इधर ही निपटा देता हूं, कहीं ना कहीं मुझे करना तो पड़ेगा ना, थोड़ी जगह तो बनानी पड़ेगी। एक मिनट, इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। कहाँ जाएगा बेटा तू? तुझे कहीं जगह मिलेगी बेटा इस देश में? नहीं मिलेगी तुझे जगह, तो इधर आ जा। अब तू अच्छे बच्चे की तरह यहाँ रहेगा, ठीक है। अब मैं सेकंड पार्ट पे आता हूँ, सेकंड पार्ट पे आते हैं, उसको जरा रेड कलर से कर लेते हैं सेकंड पार्ट को। ये फर्स्ट पार्ट हो गया था हमारा, अब हम ले लेते हैं सेकंड पार्ट। अब देखिए, आपने बफर में, इस बफर में, ये आपका बफर था, अब इसमें आप NaOH ऐड कर रहे हो, तो बेसिक में बेस ऐड करोगे तो बेस और ज़्यादा हो जाएगा, तो इस बार बेस को बढ़ा दो, सॉल्ट को कम कर दो, तो POH PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, ये तो फॉर्मूला है। PKB हमारा 4.7 है प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, पहले सॉल्ट था 0.1, तो अब रह जाएगा सॉल्ट 0.02, कम करोगे तो 0.08, और बेस बढ़ जाएगा 0.12, तो ये इस बार कितना आ गया 2/3, तो log 2 माइनस log 3, तो इस बार 4.7, ये माइनस में आ जाएगा 0.177, तो इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ 4.700 0.177, डिफरेंस ले लो 3 2 6 में से 1 गया 5, 4.523। अब हमने POH निकाली है, 14 से माइनस कर दो pH आ जाएगी, यहाँ भी pH निकाल लेना, 14 से माइनस करके उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, यही आएगा, ठीक है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 1 लीटर बफर है, ठीक है ना, ये 1 लीटर का हमारे पास एक बेसिक बफर सॉल्यूशन था, और उस बेसिक बफर में अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करें या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करें तो सॉल्यूशन की pH कितनी होगी, उसमें कितना चेंज आएगा, वो हमने ऐसे ऐसे कैलकुलेट किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा ही विध्वंसक क्वेश्चन लग रहा है। देखो, 2 बफर सॉल्यूशन है X और Y, एक सॉल्यूशन X है, एक सॉल्यूशन Y है। एक सॉल्यूशन की pH 4 है, दूसरे सॉल्यूशन की pH 6 है रिस्पेक्टिवली। ये है वीक एसिड, इसमें एक वीक एसिड है HA और एक सॉल्ट है NaA, ठीक है। यहां पर भी वीक एसिड है, साथ में सॉल्ट है, क्योंकि दोनों बफर हैं, और दोनों बफर में बोथ द बफर्स आर 0.5 मोलर एसिड है, 0.5 मोलर एसिड है। What would be the pH of the resulting solution by mixing equal volumes of 2 buffer, और Ka इतना है, तो यहां से मैं pKa निकालूंगा तो नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, यानी कि ये 5 आ जाएगा। इस सॉल्यूशन का अगर pH का फॉर्मूला लगाया जाता है तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। pH कितनी है इसकी 4, pKa 5, सॉल्ट हमें नहीं पता, हमें सॉल्ट नहीं पता, सॉल्ट कौन है, सोडियम A, और एसिड कितना है 0.5। तो ये करूंगा तो -1 इधर आया, -1, तो इसको भी मैं पलट दूं
तो ये माइनस में log 0.5 अपॉन में सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, तो log 10 1 हो सकता है, तो यानी कि 0.5 अपॉन सॉल्ट इज इक्वल टू 1। तो सॉल्ट के मोल आ गए भाई 0.5 फर्स्ट पार्ट में x में सॉल्ट के मोल आ गए 0.5। ओके, नो प्रॉब्लम। अब जरा सेकंड सॉल्यूशन को भी चमका लेते हैं। सेकंड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें pH का फॉर्मूला लगाइए, pH pKa log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। इसकी pH है 6, pKa 5 प्लस log ऑफ सॉल्ट नहीं पता, एसिड है 0.5, ये आ गया 1 इज इक्वल टू log ऑफ सॉल्ट अपॉन 0.5। ये फिर से log 10 होगा क्योंकि log 10 ही 1 होता है। तो सॉल्ट यानी कि सोडियम A 0.5 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू देखो, इस पूरे की वैल्यू होनी चाहिए 10, तभी वो इसके बराबर आएगा। तो ये पूरा होगा 10 के बराबर। यार ये गलत हो गया, ये पूरा 10 के बराबर होगा ना। इस पूरे की वैल्यू 10, क्योंकि log 10 ही 1 हो सकता है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आएगा 0.05। तो ये 10 था 0.05, सॉल्ट के यहाँ पे 0.05 मोल आ गए। अब यहाँ पर ये कितना होगा, ये भी 10 होगा, क्योंकि log 10 ही 1 हो सकता है। तो ये पूरा सॉल्ट अपॉन दिस, तो यहाँ पर जो सॉल्ट है उसकी वैल्यू आ गई 5। यहाँ पे सॉल्ट आया 0.05, यहाँ पर सॉल्ट आया 5। अब इन दोनों बफर को मिला दिया, दोनों की बराबर बराबर वॉल्यूम को मिला दिया। x और y दो बफर सॉल्यूशन थे, इसमें जो एसिड है वो 0.5 है और इसमें जो सॉल्ट है वो 0.05 है। यहां पर जो एसिड है वो 0.5 है, क्योंकि एसिड इज 0.5 इन बोथ द केस, लेकिन यहां पर जो सॉल्ट है वो है 5। अब इन दोनों बफर को मिलाएंगे और दोनों की बराबर वॉल्यूम मिलाएंगे तो कुछ कंसंट्रेशन आएगी सॉल्ट की, कुछ कंसंट्रेशन आएगी एसिड की। चलो अगर मुझे सॉल्ट की कंसंट्रेशन निकालनी है तो क्या करूंगा, 0.05 इंटू वी, मतलब इसकी मैंने वी वॉल्यूम ले ली, प्लस 5 इंटू वी अपॉन में 2v, तो ये आ जाएगा 5.05 अपॉन में 2। ये तो आ गई सॉल्ट की कंसंट्रेशन, जो नया सॉल्यूशन बनेगा मिक्स करने के बाद। अच्छा, मिक्स करने के बाद एसिड का भी हाल देख लेते हैं। एसिड है 0.5 इंटू वी, 0.5 इंटू वी अपॉन 2, तो ये आ गया 1/2, दैट इज 0.5। तो हमारे पास एसिड की भी कंसंट्रेशन है और सॉल्ट की भी है, तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। pKa कितना है हमारे पास, 5 है pKa, प्लस log ऑफ सॉल्ट, यहां से सॉल्ट निकालो 2.525, ऐसा कुछ आएगा ना, हाँ इतना आ जाएगा। तो ये आ गया 2.525 अपॉन में 0.5। फिर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उठा लेते हैं ब्रह्मास्त्र, और 2.525 डिवाइडेड 0.5, तो 5.05, log 5 लगभग 0.7 के आसपास आता है, तो 5 प्लस 0.7, तो इट इज 5.7। तो ये जो बफर सॉल्यूशन बना है ना, इसकी pH होगी 5.7। देखिए क्वेश्चन को एक बार दोबारा सुन लीजिए, यहां पर दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, दो बफर हैं हमारे पास x और y। पहले वाले बफर की pH 4 है, दूसरे वाले बफर की pH 6 है। दोनों बफर में सेम टाइप ऑफ एसिड और सॉल्ट है, बट एसिड की कंसंट्रेशन दोनों में सेम है, सॉल्ट की डिफरेंट है, तभी pH अलग आ रही है। तो हमने क्या किया, पहले वाले सॉल्यूशन में जिसकी pH 4 थी उसमें निकाले कि सॉल्ट के कितने मोल हैं, दूसरे सॉल्यूशन में हमने सॉल्ट के मोल निकाले, फॉर्मूला लगा के निकाल लिए डायरेक्ट। अब यहां पर हमारे पास दो सॉल्यूशन हो गए एक्स वाई, पहले में एसिड इतना सॉल्ट इतना, दूसरे में एसिड इतना सॉल्ट इतना। तो जब दोनों की बराबर बराबर वॉल्यूम लेंगे तो वॉल्यूम डबल होने से दोनों की कंसंट्रेशन जितनी पहले रही होगी अब आधी हो जाएगी। तो सॉल्ट की देखो 0.05 इंटू वी वॉल्यूम, 5 इंटू वी अपॉन में टोटल वॉल्यूम 2v, तो यहाँ से मोल आ गए इसके इतने, और इसी तरह एसिड के निकाले, एसिड के भी मोल निकल गए, बस उसके बाद हमने फॉर्मूला निकाल दिया।
ठीक है ना। तो बफर सॉल्यूशन डायरेक्ट भी बनते हैं और इनडायरेक्ट भी बनते हैं। अब जैसे कि भाई मान लो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है भाई, मान लीजिए मेरे पास ये तो है सॉल्ट और ये मेरे पास है एसिड। सॉल्ट और एसिड, अभी तक मैंने जो आपको बताया, मैंने बताया कि एसिड और बेस मिलकर बफर बनाते हैं, लेकिन उसमें जो वीक कंपोनेंट है वो ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए। यहां पर सॉल्ट और एसिड मिलके भी, सॉल्ट और एसिड मिलकर भी बफर बना सकते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास 100 ml का 0.8 मोलर है, ये मेरे पास 100 ml का 0.5 मोलर है, ठीक है। लेकिन जो Ka होगा HCN का, लेट इट बी 10⁻⁻⁴, ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो अगर ये बफर है तो इसकी पीएच बताइए। देखिए अब ये बफर है या नहीं ये तो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन में कौन जिंदा बचता है, जिंदा। तो देखो ये बनेगा NaCl प्लस HCN, HCN प्लस NaCl। अब HCl के कितने मोल होंगे, मेरे पास 50 मिली मोल है, यानी कि 0.05, मेरे पास 50 मिली मोल है। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 50, फिर 1000 से डिवाइड करूंगा तो 0.05 मोल है, इसका आएगा 80, तो 0.08। अरे एक मोल से करेगा तो 0.05 से करेगा तो ये 0.03 बचेगा और ये 0.05 बनेगा। अब आप खुद ही देखिए, अब आपके पास सॉल्यूशन में वीक एसिड है और सॉल्ट है, बन गया ना बफर। देखो अभी तक हमने बफर को डायरेक्ट बनाया, लेकिन बफर कभी कभी इनडायरेक्ट भी बन सकते हैं, वो हमें सरप्राइज भी कर सकते हैं। बस आपको रिएक्शन लिखना है। और ये क्या है, एसिडिक बफर। तो PaH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड। pKa कहाँ है, pKa दैट इज दिस, तो 4 आ जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट है 0.05, एसिड है 0.03, तो दिस इज 5/3, तो log 5.7 और log 3.477, तो 0.7 माइनस 0.477, 0 0 3 2 6, तो 0.22, तो ये आ जाएगा 4.223। इतनी पीएच हमारी इस बफर सॉल्यूशन की आ जाएगी। ओके रिपोर्ट है, अच्छा जी। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में हो तो क्या बफर आएगा, क्या स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में हो। देखिए जैसे मैं यहां पर भी, क्योंकि डायरेक्ट तो हमें पता चल जाता है कि वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, उससे तो डायरेक्ट है। इसी तरह वीक बेस और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो भी डायरेक्ट है। लेकिन कभी कभी इस तरह से इनडायरेक्ट भी हो जाता है। जैसे यहां पर ये सॉल्ट है प्लस ये मैंने एसिड ले लिया, लेट इट बी ये मेरे पास 200 ml का, लेट इट बी 1.2 मोलर, ये मेरे पास 100 ml का 0.8 मोलर, ठीक है। चलिए दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो CH3COONe, सोडियम एसीटेट प्लस HCl, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, वीक एसिड प्लस NaCl। लाइन से बाहर तो नहीं है, नहीं है। तो यहां पर सोडियम एसीटेट के कितने मोल है मेरे पास, 0.36 मोल है, और इसके कितने, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 0.08 मोल है। अब देखो ना, एक एक से करेगा तो 0.08 से ही तो करेगा, तो कितने बचेंगे, 0.08, 16 में से 8 गया 8, 0.28 बचेगा। और ये एक एक से करता है, एक बनता है 0.08 से रेट करेगा तो 0.08 बनेगा। तो यहाँ पे देखो ना, वीक एसिड आ गया, साथ में सॉल्ट आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस का तो बफर बन गया। इसकी Ka वैल्यू लेट इट बी 10⁻⁻⁵, तो pKa हर बार की तरह pH pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड, pKa दैट इज 5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, तो ये 8/28, 2 से काटेंगे 4, 14, 2, 17, तो log 17 माइनस log 2 कुछ बनेगा ये, फिर उसको हम सॉल्व कर ही लेंगे जैसा भी होगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि बफर सॉल्यूशन को बहुत तरीके से हम बना पा रहे हैं। बफर एक्शन मैंने आपको बताया। अब मैं जरा आपको बेसिक बफर का एक्शन समझाता हूं कि बेसिक बफर अगर है
बेसिक बफर अगर है तो वो कैसे अपनी पीएच को मेंटेन करेगा इवन आफ्टर द एडिशन ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस टू देम। बेसिक बफर जैसे कि देखो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो कि पानी में इस तरीके से टूटकर ऐसे, और इसमें आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी अमोनियम क्लोराइड भी मिलाया हुआ है। देखो ये जो मिक्सचर है ना, द मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस, ये जो मिक्सचर है ये बेसिक बफर है। क्यों? क्योंकि इसमें अमोनियम आयन एक तो बहुत ज्यादा एक्सेस में है, क्योंकि अमोनियम के दो सोर्स है, एक वीक से और एक स्ट्रॉन्ग से। तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग से ली जाती है, तो यहां पर अमोनियम आयन ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सेस में है। इस पूरे सॉल्यूशन की अपनी कुछ ना कुछ पीएच होगी, तो POH दैट इज PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में बेस। देखो बफर सॉल्यूशन की जो पीएच होती है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन, कि उसमें वीक बेस और सॉल्ट उन दोनों के मोल कितने हैं। ठीक है, अब अगर इसमें मैंने लिमिटेड अमाउंट में मान लो HCl ऐड कर दिया, मान लो मैंने HCl ऐड कर दिया, तो जैसे ही आप HCl ऐड करेंगे ना, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जैसे ही हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना, पीएच एकदम से डाउन जाएगी। लेकिन बफर पीएच को डाउन जाने नहीं देगा। वो कैसे? तो जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा ना, वो नेगेटिव उसको खत्म करेगा। नेगेटिव ये जो OH आयन है जो पहले यहाँ पे कम है, वो इस हाइड्रोनियम को न्यूट्रलाइज करके पानी बना देंगे। जैसे ही OH कम होगा, इक्विलिब्रियम फिर से फॉरवर्ड में शिफ्ट होके और OH बनाएगा, हाइड्रोनियम को खत्म कर देगा। तो इस तरीके से जो भी आप HCl ऐड करोगे उसको OH आयन न्यूट्रलाइज करते चले जाएंगे। Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस। अब यहां पर मैंने कोई बेस ऐड कर दिया, बेस ऐड करते ही एकदम से सॉल्यूशन में OH आयन की कंसंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा? पॉजिटिव। यहां पर अमोनियम आयन हमारे पास पहले ही एक्सेस में है, तो जो भी आप NaOH ऐड करोगे उसके OH आयन को अमोनियम आयन न्यूट्रलाइज कर देंगे, एंड दस द सॉल्यूशन मेंटेन्ड इट्स पीएच वैल्यू। तो इस प्रकार से बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो अपनी पीएच वैल्यू को मेंटेन करते हैं इवन आफ्टर द एडिशन ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब एक इसमें छोटी सी टर्म और आती है जिसको हम कहते हैं बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होती है? बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी का मतलब है कि 1 लीटर बफर है मेरे पास, और 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में मैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के कितने मोल ऐड करूं कि उस बफर सॉल्यूशन की पीएच 1 यूनिट चेंज हो जाए। जैसे कि भाई मान लीजिए ये मेरे पास कोई बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये एसिडिक बफर भी हो सकता है, बेसिक बफर भी हो सकता है। तो मैंने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया या मैं इसमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करूं, ठीक है ना। मान लो मैंने इसमें 0.2 मोल ऐड किए, यहां पर मैंने, ये मेरे पास 2 बफर हैं X और Y, मैं इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करूंगा। ये मेरे पास 1 लीटर बफर है, ये भी मेरे पास 1 लीटर बफर है। मैंने इसमें इसके मान लो 0.3 मोल ऐड किए और पीएच में जो चेंज था वो 1 यूनिट आ गया। यहां पर मैंने इसके मान लो 4 मोल ऐड किए और पीएच में जो चेंज आ रहा है वो 1 यूनिट आ रहा है। तो दिस इज द बफर कैपेसिटी ऑफ X सॉल्यूशन, दिस इज द बफर कैपेसिटी ऑफ Y सॉल्यूशन। मतलब क्या है बफर कैपेसिटी का? कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द number of moles of strong acid या strong base added into 1 liter, added into 1 liter buffer solution, 1 liter buffer solution, so that the change in pH value is 1 unit। यानी पीएच में जब 1 यूनिट का चेंज आ जाए तो एसिड और बेस के कितने मोल आपने 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में ऐड किया कि उस सॉल्यूशन की पीएच 1 यूनिट चेंज हो गई, इंक्रीज या डिक्रीज व्हाटएवर, दैट इज कॉल्ड द बफर कैपेसिटी। तो यहां पर इसकी बफर कैपेसिटी है 0.3 और यहां पर इस सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी है 0.4, क्योंकि मैंने इतने मोल इसके, यहां पर इतने मोल इसके ऐड किए 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में, जिससे कि पीएच में 1 यूनिट का चेंज आ गया। तो दिस इज बफर कैपेसिटी। तो ये बात खत्म हुई यहां पर प्यारे बच्चों आकर बफर सॉल्यूशन की, कि क्या बफर सॉल्यूशन होते हैं, कैसे उनको बनाया जा सकता है, क्या उनकी कंपोजिशन होती है,
और कैसे उसके क्वेश्चंस वगैरह को हम डील करेंगे। तो दिस इज़ द कंप्लीट लेक्चर ऑन बफर सॉल्यूशन। होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो इसको आप दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, और इससे पहले वाले पीएच के सॉल्यूशन, जो पीएच का कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छी तरह से करिए, कॉमन एनिफेट को भी बहुत अच्छी तरह से करिए। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम का बोलबाला होता है जेई और नीट वगैरह में, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से करने की जरूरत होती है। सो प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धन्यवाद।